आइंशलायर चंद लम्हे की खामोशी के बाद बोला, ग्रीन पोल के बारे में अभी हमें ज्यादा तफसीलात का इल्म नहीं हो सका। अलबत्ता हमारी तवज्जो उस तरफ मबजूल की गई कि आपकी साथी तहजीब मैल्कम एक्स ग्रीन पोल की एक अहम रुकन रह चुकी है, और ये भी पता चला हमें मिस्टर अली यार खान के मैडम तहजीब मैल्कम एक्स अपने इदारे से राब्ता कायम करके इस तमाम सूरत हाल का बायस बनी है। मैंने तेज लहजे में कहा, यह नामुमकिन है मिस्टर आइंशलायर, ये नामुमकिन है। आपको शायद इल्म नहीं है कि आइंशलायर ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बोला, नहीं अली प्लीज, मेरी दरख्वास्त है कि पहले इस बारे में तमाम तफसीलात सुन लो, उसके बाद जो कुछ तुम कहोगे मैं उसे सब्र और सुकून से सुनूंगा। मैं खामोश होकर आइंशलायर की शक्ल देखने लगा, लेकिन मेरा जहन शदीद इंतशार का शिकार हो चुका था। वजीर दाखिला ने कहा, हमें इस सिलसिले में बहुत ही अहम ज़राए ने मालूमात फराहम की हैं और मैं समझता हूँ कि ये ज़राए नाकाबिल तरदीद हैं। हमें बताया गया है कि तहजीब मैल्कम एक्स ने अपनी जिंदगी का एक तवील हिस्सा ग्रीन पोल में गुजारा है और उसके बाद गोइटे हिल में तुम उसकी जिंदगी में शामिल हुए। तुमने वहां ग्रीन पोल के खिलाफ काम किया और तहजीब तुम्हारी वजह से अपनी तंजीम से अलहदा हो गई। ग्रीन पोल ने तहजीब मैल्कम एक्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की, लेकिन तुम्हारी वजह से तहजीब की जान बच गई। अलबत्ता उसे ये एहसास रहा कि ग्रीन पोल उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके बाद तुम हमारे मामलात में मुलव्विस हुए और तुमने हमारे लिए काम किया। लेकिन तहजीब को जब यह इल्म हुआ कि मैडम मार्टिना हायल जोशियो की हैसियत से हायल जोशियो के असासे हासिल करने के लिए कोशा हैं, तो उसने एक गहरी चाल चली। उसने ग्रीन पोल से दोबारा राब्ता उस्तवार करने के लिए उसे इन मामलात की तफसीलात बता दी। इस शर्त पर उनके दरमियान मुआहिदा हो गया कि हायल जोशियो के असासे ग्रीन पोल के हाथ लग जाते हैं तो वो तहजीब मैल्कम एक्स को माफ कर देगी और उसे उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी जाएगी। मैंने कहा, ये गलत है मिस्टर आइंशलायर, ये गलत है। मुझसे ज्यादा इस बारे में कौन जान सकता है कि तहजीब ऐसी कोई कोशिश नहीं कर सकती। मेरी इजाजत और मेरे इल्म के बगैर वो एक कदम नहीं उठाती। मिस्टर आइंशलायर, ये सिर्फ एक साजिश है। इसके पसे पुश्त कौन है इसका अंदाजा मैं अभी नहीं लगा सकता, लेकिन मिस्टर आइंशलायर, तहजीब की पोजीशन साफ करना मेरा फर्ज है। मैं इसके लिए काम करने को तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि आप हमारी साबिका खिदमात को सामने रखते हुए हमें ये मौका जरूर देंगे। आइंशलायर की पेशानी पर गहरी शिकनें पड़ी हुई थीं। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या तुम पूरे वसूख से ये कह सकते हो अली यार खान कि तहजीब तुम्हारी इजाजत के बगैर ये सब कुछ नहीं कर सकती? मैंने पुरजोर लहजे में कहा, इसी तरह जनाब जिस तरह इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूँ। वो बोला, मैं खुलूस दिल से तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि मैं शुरू ही से दूसरे लोगों से मुत्तफिक नहीं हुआ, जबकि ये मालूमात हासिल होने के बाद बेशतर लोगों की ये ख्वाहिश थी कि तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और साथ में सजा भी दी जाए। हाँ, जरा ये तो बताओ कि तारीना हार्डो का कातिल कौन है? वाक़यात तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं अली, सिर्फ तुम्हारी तरफ। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में सनसनाहट पैदा हो गई। मैंने सोचा, तारीना मेरे हाथों मारी गई है। इन लोगों के लिए वो अहम हैसियत रखती थी। अगर मैं उसके कत्ल का एतराफ़ कर लूँ तो शायद वजीर दाखिला की हमदर्दियाँ मेरे साथ न रह सकें। इस मरहले पर सच्चाई नुकसानदेह साबित हो सकती थी। मुझे एक फ़ायदा ये भी हासिल था कि इस कत्ल का कोई ऐनी शाहिद मौजूद नहीं था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तारीना हार्डो वो खातून थी मिस्टर श्लायर जिनकी वजह से मैं हायल जोशियो के मामले में मुलव्विस हुआ और उसके बाद हम दोनों कदम ब कदम एक दूसरे के मावन रहे। क्या आपके ख्याल में मैं एक ऐसी दोस्त को कत्ल कर सकता हूँ? आपको शायद इस बात का इल्म नहीं जनाब कि सैन स्टेलो में मैडम तारीना ने ही मुझे इन वाक़यात की इत्तला दी थी और उन्हीं के ईमा पर मैं वहाँ से वापस आ रहा था कि रास्ते में लॉन्च का हादसा हुआ। आखिर वो कौन लोग थे जो हमें अगवा करके ले जाना चाहते थे? मैडम हार्डो मेरे पास अजीबोगरीब हालात में पहुंची थी। वो कर्ब से हाथ पांव पटक रही थी। देखते ही देखते वो जमीन पर गिर पड़ी और उन्होंने जान दे दी। मैं उनसे एक लफ्ज भी मालूम न कर सका कि उनको इस हालत तक किसने पहुंचाया। जहन में दोहरी परेशानी का शिकार था क्योंकि तहजीब मैल्कम एक्स भी मेरे पास से गायब थी। हाँ, मैंने बदहवासी के आलम में उन्हें मसहरी के नीचे जरूर पहुंचा दिया था और उसके बाद मैं तहजीब को तलाश करता फिरा। उसे यहाँ न पाकर मैंने वो इमारत छोड़ दी। श्लायर ने पूछा, उस वक्त तहजीब तुम्हारे पास मौजूद नहीं थी जब तारीना वहां पहुंची? मैंने कहा, नहीं। आइंशलायर ने कहा, ग्रीन पोल जैसी खतरनाक तंजीम की एक अहम ओहदेदार मामूली हैसियत तो नहीं रखती होगी, वो जूडो कराटे की माहिर भी होगी। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। श्लायर बोला, तारीना बेहद जानदार औरत थी, लेकिन कराटे का हाथ मारकर उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई। मैंने कहा, गोया आपके ख्याल में तहजीब ने? वो बोला, 100%। मैंने कहा, यह नामुमकिन है। श्लायर ने कहा, इसे नामुमकिन साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है अली?
क्या तहजीब से तुम्हारा दोबारा राब्ता नहीं कायम हो सका? मैंने कहा नहीं, और मैं उसके लिए परेशान भी हूँ। श्लायर बोला, तुम बहुत कुछ होने के बावजूद एक सादा लौ नौजवान हो अली। औरत बहुत बेजरर, बहुत मासूम होती है, लेकिन जब वो रूप बदलती है तो उससे ज्यादा खौफनाक और कोई चीज नहीं होती। मैंने कहा, मैं कयामत तक तहजीब के लिए ये बात नहीं मान सकता। वो बोला, तुम्हें इन मामलात से अलग करार दिया जा सकता है अली, बल्कि यूं समझ लो तुम इस हद तक इन मामलात में मुलव्विस करार दिए जा सकते हो कि तहजीब से तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। मैं तुम्हें इस शक की बुनियाद पर मरात फराहम कर सकता हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक बराह रास्त इन वाक़यात से नहीं है, लेकिन तहजीब मैल्कम एक्स के बारे में ये बात हतमी तौर पर कही जा सकती है कि ग्रीन पोल को इस राह पर लगाने वाली वही है और इस सिलसिले में इंचार्ज की हैसियत से काम कर रही है ताकि ग्रीन पोल अपनी साख बहाल कर सके। मैंने कहा, यह नामुमकिन है जनाब। उसने हाथ उठाकर कहा, अली, तुम्हारे ये अल्फाज तुम्हें एक मुसलसल मुसीबत में गिरफ्तार कर देंगे। मुझे इस बात पर सख्त गुस्सा आया था। तहजीब के बारे में ये सब कुछ मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन उस वक्त जज्बातियत या जल्दबाजी का मुजाहिरा सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकता था। चुनांचे मैंने खुद को संभाल लिया। वजीर दाखिला ने कहा, एक कप कॉफी और लो प्लीज, सोचने में मदद देगी। मैं अपने लिए कॉफी बनाने लगा। दिमाग में सख्त हेजान था, लेकिन दूसरी प्याली के घूंट लेते हुए मैंने कुछ फैसले किए। उस वक्त शातिराना चालें जरूरी थीं। हालात 100% हम दोनों के खिलाफ थे। तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार तहजीब को ठहराया जा रहा था और फौरी तौर पर उसकी सफाई पेश करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे इतनी मोहलत बहरहाल दरकार थी कि मैं इत्मीनान से हालात का जायजा लेकर कोई मुनासिब कदम उठा सकूं। इसके लिए होम मिनिस्टर को कब्जे में लेना बहुत जरूरी था। यही सब कुछ सोच कर मैंने कहा, क्या आप हतमी तौर पर कह सकते हैं कि तहजीब मैल्कम एक्स इस वक्त आपके किसी खुफिया इदारे की तहवील में नहीं है? वजीर दाखिला ने कहा, मेरा ताल्लुक होम मिनिस्ट्री से है। अगर ऐसा होता तो इसकी इत्तला सबसे पहले मुझे होती। मैंने कहा, मेरे पास वो कौन से जराए हो सकते हैं मिस्टर मिनिस्टर जिनके जरिए आपको अपने पुरखुलूस ताउन का यकीन दिला सकूं? वो बोला, मैं नहीं समझा। मैंने कहा, तहजीब से मैं मोहब्बत करता हूं और उस पर मैंने इस तरह एतमाद किया है जैसा कि मुझे खुद पर है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में जो कुछ आपने तहजीब के बारे में कहा उसने मुझे सख्त उलझन और अजियत में मुब्तला कर दिया है। बहरहाल मैं आपके साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ शराइत के साथ। मुझे काम करने की आज़ादी हासिल होना चाहिए, आपसे हर तरह की मदद मिलनी चाहिए, और अगर तहजीब का इन मामलात से ताल्लुक साबित ना हो तो उसे वही इज्जत, वही मकाम देना होगा जो उसे हासिल था। दूसरी सूरत में मैं खुद उसकी गर्दन काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा। इस दौरान ये भी मुमकिन है कि वो मुझसे मुलाकात करे। ऐसी सूरत में उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि मुझे मौका दिया जाएगा कि मैं उसके जरिए मामले की तह तक पहुंच जाऊं और उस खेल का पांसा उसी के हाथों पलटने की कोशिश करूं। श्लायर ने पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर सकोगे? मैंने कहा, मुझे तो यकीन है, अलबत्ता अपने यकीन के लिए आपको अपने मुशाहिदे पर भरोसा होना चाहिए। आप जानते हैं कि मैंने करोड़ों डॉलर की पेशकश ठुकरा कर सिर्फ उसूल की बुनियादों पर आपके लिए काम किया था, और आप ये भी जानते हैं कि इसराइल से हासिल शुदा रकम मैंने आपसे नहीं मांगी और न मैंने उसे बाद में कबूल किया। मैंने सर्द लहजे में कहा था और वजीर दाखिला की गर्दन झुक गई। वो बोला, मुझे इसका एतराफ है मिस्टर अली, बिलाशुबा तुम आला किरदार के मालिक नौजवान हो। जाती तौर पर तुम पर मुकम्मल एतमाद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ मोहलत दरकार है। चंद लोगों से रस्मी मशवरा जरूरी है, उसके बाद मैं तुम्हें इस सिलसिले में हतमी इजाजत दे दूंगा। ताहम मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि सूरत हाल तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगी। फिलहाल तुम यहाँ आराम करो, कल तक तुम्हें बेहतरीन इख्तियारात हासिल हो जाएंगे और तुम अपने काम का आगाज कर सकोगे। यहाँ सुकून से क़याम करो, खुद को ताज़ा दम करो, बराह करम कोई जल्दबाजी न करना, फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि। मैंने कहा, शुक्रिया मिस्टर मिनिस्टर, मुझे आप पर एतमाद है। वो बोला, अब मुझे इजाज़त दो, मैं तुम्हारे आराम व आसाइश का बंदोबस्त किए देता हूँ। वजीर दाखिला अपनी जगह से उठ गए। थोड़ी देर के बाद मैं उन्हें एक हेलीकॉप्टर के करीब खुदा हाफिज कह रहा था। होम मिनिस्टर वापस चले गए, लेकिन मेरे लिए तफक्कुरात की एक दुनिया छोड़ गए। तहजीब को जितना मैं जानता था, कोई दूसरा उससे उतना वाकिफ नहीं हो सकता था। मुझे मुकम्मल यकीन था कि तहजीब का इन वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। वो दोहरी शख्सियत की मालिक नहीं थी और मुझे बताए बगैर कोई हरकत नहीं कर सकती थी। होम मिनिस्टर मेरे दलाइल से मुतमईन नहीं हुए थे, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। वो बेचारे तहजीब को क्या समझते। उन्होंने ग्रीन पोल का नाम लेकर मेरे जहन के बहुत से खाने रोशन कर दिए थे।
कम से कम एक समत रहनुमाई हो गई थी। इस तरह यकीनन ग्रीन पोल वाले दोहरे मफादात हासिल कर सकते थे। दफतन मेरे जहन में एक नया ख्याल उभरा। यह भी मुमकिन था कि हार्वर्ड ने बराह रास्त कुछ करने की बजाय ग्रीन पोल को इस तरफ मुतवज्जे किया हो, क्योंकि ग्रीन पोल की एक बागी रुकन तहजीब मैल्कम एक्स भी मेरे साथ हायल जोशियों की मुहिम में शरीक थी। उसने यकीनन ग्रीन पोल को मालूमात फराहम की होंगी और हमारे पीछे लगाया होगा। आहिस्ता आहिस्ता गिरहें खुलती जा रही थीं। यकीनन ये सब किया धरा ओलिव हार्वर्ड का ही था। ये मुल्क अमेरिकन ग्रुप में शामिल था। हार्वर्ड यकीनन अपने तौर पर इसराइलियों के लिए काम कर रहा था और इस मामले का हुकूमत अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि अमेरिकी हुकूमत तो इस माहिदे में शामिल थी जिसके तहत ये कीमियावी हथियार ज़ाया किए जा रहे थे। अलबत्ता अमेरिका का यहूदी ग्रुप ज़रूर ये चाहता होगा कि वो आबदोज़ इसराइल के हाथ लग जाए, और ओलिव हार्वर्ड इस सिलसिले में अपने तौर पर मसरूफ़ कार रहा था। बहरहाल अब जो भी सूरत हाल पैदा हो गई थी उसका सामना तो करना ही था। होम मिनिस्टर से जो गुफ्तगू हुई थी उसके नताइज का इंतज़ार करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैंने उसके लिए उनसे वादा कर लिया था। चुनाचे बकिया वक्त मैंने हर किस्म की फ़िक्र से बेनियाज होकर गुजारा। एक कैबिन मेरे लिए मखसूस कर दिया गया था। वज़ीर दाखिला ने मेरे बारे में जहाज़ पर मौजूद लोगों को शायद हिदायत कर दी थी। कैबिन में लेटे हुए मुझे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि सुनहरे बालों वाली एक दराज कामत लड़की एक खूबसूरत लिबास पहने हुए मेरे पास आई। बोली, मेरा नाम शेलर है। मुझे हुक्म दिया गया है कि आपकी ज़रूरियात का ख्याल रखूं और आपको तन्हाई महसूस न होने दूं। मैंने गहरी निगाहों से लड़की का जायज़ा लिया और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में आपको मेरा निगरान मुकर्रर किया गया है। शेलर ने एक लम्हे के लिए चौंक कर मेरी सम देखा, फिर मुस्कुराते हुए मेरे सामने बैठ गई और बोली, यकीनन यही बात है मिस्टर अली यार, मेरा ताल्लुक होम डिपार्टमेंट के एक मखसूस महकमे से है जिसके सुपुर्द इसी अंदाज की जिम्मेदारियां की जाती हैं। मैं इस बात को हिमाकत समझती हूँ कि किसी समझदार इंसान के सामने अपनी शख्सियत को छुपाने की कोशिश करूँ। जाहिर है आप कोई मामूली शख्सियत नहीं है कि आपको उल्टी सीधी बातें करके मुतमईन किया जा सके। इंतज़ामिया की एक रुकन होने की हैसियत से थोड़ी बहुत मालूमात मुझे आपके बारे में हासिल हैं। मुझे यही हिदायत की गई है कि आपके साथ रहूं और आपकी हर ऐसी कार्रवाई पर निगाह रखूं जो आपको यहाँ से फरार होने में मदद दे सके। मैंने पूरी सच्चाई से आपको अपने बारे में बता दिया है मिस्टर अली। क्या आप भी एक दोस्त की हैसियत से मुझसे गुफ्तगू करना पसंद करेंगे? मैंने कहा, आप जानती हैं मिस शेलर कि मैं इसके लिए मजबूर हूँ। बहरहाल एक सवाल का जवाब दीजिए। वो बोली, जी जी ज़रूर। मैंने कहा कि आपको ये बता दिया गया है कि आपके मुल्क का दोस्त होने के बावजूद मुझ पर अचानक अताब क्यों नाजिल कर दिया गया है? वो बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई और मैं ये जानने की ख्वाहिशमंद भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ अंजाम देना चाहती हूँ। शेलर काफ़ी देर तक मेरे पास रही और उसके बाद चली गई। तकरीबन 30 घंटे मुझे उस जहाज़ पर गुजारने पड़े और उस वक्त दिन के 10 बजे थे जब शेलर ने मेरे पास आकर कहा, एक हेलीकॉप्टर आपको लेने के लिए अभी अभी जहाज़ पर उतरा है। आपने यकीनन उसकी आवाज़ सुन ली होगी, चुनाचे तैयार हो जाइए। मैंने पूछा, मुझे कहाँ ले जाया जाएगा? वो बोली, वहाँ जहाँ हमारे महकमे के खुसूसी लोग आपके मुंतज़िर हैं। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर निकल आया। शेलर मुझे लिए हुए हेलीकॉप्टर तक आई, जहाँ 3 आदमी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अपने निगरानों को पूरी तरह मुसल्ला महसूस किया था। यूं भी चेहरे से वो सख्त गिर आदमी मालूम होते थे। हेलीकॉप्टर का पायलट भी तनोमंद आदमी था और गालिबन किसी खुसूसी महकमे से मुताल्लिक था। शेलर ने हाथ हिलाते हुए मुझे रुखसत किया और मैं हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। मेरे तीनों साथी मेरे साथ ही हेलीकॉप्टर में सवार हो गए थे। पायलट ने मशीन स्टार्ट की तो मैंने अपने साथ बैठे हुए लोगों में से एक से कहा, मिस्टर, ये बात तुम बखूबी जानते होगे कि हमारे दुश्मन पहले भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करके एक हेलीकॉप्टर और उसके पायलट को ख़त्म कर चुके हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे मंजिल मकसूद तक ले जाने में कामयाब हो जाओगे? मेरे नज़दीक बैठे हुए शख्स ने नरमी से कहा, आप इत्मीनान रखें जनाब, इसके लिए मुनासिब इंतजामात कर लिए गए हैं। मैं खामोशी से बाहर का नज़ारा करने लगा। हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद होने के बाद एक समत रवाना हो गया था। मैंने महसूस किया था कि पायलट ने हेलीकॉप्टर को काफ़ी बुलंद कर लिया है ताकि नीचे से की हुई कोई तखरीबी कोशिश कारगर न हो सके। 20 मिनट का सफ़र था। हम थोड़ी ही देर के बाद शहरी इलाके पर परवास कर रहे थे और फिर हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर के बाद वो एक वसी इमारत के कंपाउंड में रुक गया। बुलंदी से मैंने इमारत के गिर्द सख्त पहरा देखा। यहाँ चंद अफराद ने हमारा खैर मकदम किया। मैं उनमें से कुछ की शक्लें पहचानता था। ये उस वक्त हमारे साथ मीटिंग में शरीक थे जब पहली बार यहाँ हमारी पजीराई हुई थी। अंदर से आने वाले एक शख्स को मैंने बगौर देखा। मिस्टर आइन श्लायर थे।
انہوں نے آگے بڑھ کر پرجوش انداز میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا، علی، تمہارے بارے میں ہماری رائے پہلے بھی غلط نہیں تھی، لیکن تمہارے اس پرسکون انداز نے ہمارے دلوں میں مزید اطمینان پیدا کیا ہے۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد مجھے ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں ایک لمبی میز کے گرد کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ آنے والے کچھ افراد بھی اس میٹنگ میں شامل ہو گئے اور مجھے ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ وزیر داخلہ کے علاوہ اس میٹنگ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انہی کے ہم پلہ معلوم ہوتے تھے۔ ان تمام افراد کی تعداد 18 کے قریب تھی۔ شاید 19واں فرد میں تھا۔ کچھ کرسیاں خالی بھی رہ گئی تھیں۔ ہال کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر وزیر داخلہ نے اس میٹنگ کا آغاز کرتے ہوئے کہا، یہ میٹنگ تمہارے سلسلے میں بلائی گئی ہے علی یار خان، اور اس میں ہمیں تمہارے ہی بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ گرین پول کے نمائندوں نے میڈم مارٹینا کو اغوا کر لیا ہے۔ ہماری ایک خصوصی رکن تارینا ہارڈو قتل کر دی گئی ہے۔ کچھ اور ایسے ہی واقعات ہوئے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی اذیت اور پریشانی کا باعث ہیں۔ چونکہ گرین پول کا تعلق تہذیب میلکم ایکس سے تھا اور تہذیب میلکم ایکس کا تعلق تم سے، چنانچہ تمہیں بھی اس سلسلے میں ملوث سمجھا گیا۔ تارینا ہارڈو کے قتل کے بارے میں اب تک جو شواہد ہمیں ملے ہیں ان سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جب تارینا ہارڈو کو قتل کیا گیا تو وہاں تمہارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ بات بھی علم میں آ چکی ہے کہ تہذیب میلکم ایکس اس وقت اس عمارت میں موجود نہیں تھی۔ میں نے کہا، جناب والا، درمیان میں مداخلت کرنا گو اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہاں میں آپ کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ اس بات کا علم آپ کو کس طرح ہوا کہ تہذیب اس وقت وہاں موجود نہیں تھی؟ وہ بولا، کچھ شواہد ایسے بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اس عمارت میں داخل ہوئے تھے اور پراسرار انداز میں تہذیب میلکم ایکس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ میں نے کہا، جن لوگوں نے آپ کو یہ اطلاعات فراہم کی ہیں، کیا انہوں نے پہلے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا؟ وہ بولا، نہیں، وہ غیر متعلق لوگ تھے۔ میں نے کہا، تو کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تہذیب میلکم ایکس کس انداز میں ان لوگوں کے ساتھ گئی ہے؟ وہ بولا، وہ زیادہ تفصیل سے اس واقعے کے بارے میں نہیں جانتے۔ میں نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تہذیب میلکم ایکس کو وہاں سے اغوا کیا گیا ہو اور وہ اپنے طور پر ان لوگوں کے ساتھ نہ گئی ہو؟ شلائر نے کہا، آپ کی بات ایک مفروضے کی حیثیت سے تو قابل غور ہے، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے کے باعث اسے تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ پھر یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے کہ تہذیب میلکم ایکس نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں وہاں طلب کیا ہو اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئی ہو۔ میں نے کہا، یہاں میں پھر ایک سوال کروں گا جناب علی، اگر تہذیب نے ان لوگوں کو وہاں طلب کیا تھا جہاں وہ خود بے بس اور قید تھی، تو پھر وہ کون سا ذریعہ تھا جس کی مدد سے اس نے انہیں وہاں اپنی موجودگی کی اطلاع دی اور طلب کیا؟ اگر وہ اس عمارت میں اتنی ہی بااختیار تھی تو پھر باہر سے کسی کو بلانے کی بجائے خود وہاں سے نکل سکتی تھی۔ باہر سے آئے ہوئے افراد کا داخلہ ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ارادے خطرناک تھے اور تہذیب ان کے ہمراہ رضامندی سے نہیں گئی بلکہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔